Assalamualaikum class 9 students. Today I have biology for your online studies. Today our topic is binomial nomenclature. Binomial nomenclature क्या होता है आज इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि साइंटिफिक टर्म्स होती हैं, आपको पता होगा जो साइंटिफिक टर्म्स होती हैं उनमें से ही जो है आपको पता चल जाता है उनको पढ़ के ही कि इन टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करने को मिलेगा। जैसे बाइनोमियल, बाई मीन्स होता है दो, टू, और नोमियल मीन्स नेम, किसी भी चीज़ का नेम रखना। नोमेनक्लेचर मीन्स होता है प्रिंसिपल्स या फिर रूल। तो इस टर्मिनोलॉजी से हमें जो है वो क्या बात जाहिर हुई कि हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे नाम रखने के प्रिंसिपल, उसूल, बाइनोमियल। अच्छा, कार्लस लिनस जो है वो स्वीडिश साइंटिस्ट थे। ये सबसे पहले थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई किया। अब इन्होंने जो है वो एक नया सिस्टम लेकर आए नोमेनक्लेचर का, नाम रखने का, कि एक नाम रखा जाए, क्योंकि जो है वो कॉमन नेम जो होते हैं वो कुछ प्लांट्स के, एनिमल्स के, वो हर लैंग्वेज में डिफरेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्याज की एग्जाम्पल लें कि कॉमन नेम उनका इंग्लिश में अनियन कहते हैं, उर्दू में प्याज कहते हैं, कुछ लोग उसे गंडा कहते हैं, कुछ लोग बेजल्स कहते हैं किसी लैंग्वेज में। तो ये बहुत कन्फ्यूजन होती है। और जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई सी भी आप स्टडीज़ कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सली होती है कि उनको ये नहीं होता कि जो है वो केमिस्ट्री पाकिस्तान की अलग है और किसी और कंट्री की अलग है, और बायोलॉजी में जो है ना वो इसके रूल्स यहाँ पे अलग हैं और किसी और कंट्रीज़ में अलग होंगे, बल्कि वो यूनिवर्सली पढ़ी जाती है। तो इसीलिए फिर इन्होंने कार्लस लिनियस ने एक जो है वो प्रोसेस निकाला कि साइंटिफिकली नेम दे दिया जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ताकि वो उस नाम से जो है वो यूनिवर्सली जो है वो पहचाने जाएं। जैसे अब यहाँ पे अनियन का नाम जो है वो एलियम सीपा रखा। तो इसका क्या मतलब है कि एलियम सीपा जब भी हम बात करेंगे तो जो साइंस पढ़ी हुई होगी, जिन्होंने साइंस और बायो में जो लोग जो है वो स्टडीज़ कर रहे होंगे, तो उन्हें पता होगा कि ये जो है वो अनियन की बात हो रही है। इसी तरीके से जो है वो इसीलिए ये यहाँ पे ये पैराग्राफ में बताया कि नाम रखने की ज़रूरत पेश आई कि एक चीज़ के कई कॉमन नेम हो जाते थे। अब यहाँ पे आपको बताया गया कॉमन नेम क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम क्या होता है। जैसे अनियन का है एलियम सीपा, मैंगो प्लांट का क्या है मैग्नीफेरा इंडिका, सही है, और नीम प्लांट का है ज़ेरडीरेस्टा इंडिका। अच्छा, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जब उनके नाम होते हैं, ये रखे जाते हैं, हमेशा दो नाम रखे जाते हैं। बाइनोमियल का पता है आपको, नाम रखना दो, बाइनोमियल टू नेम्स होते हैं। अब टू नेम कैसे होते हैं, एक इनका जो है वो इसका नेम होता है जेनरा, यानी कि जिस जेनरा से ये बिलोंग करते हैं, जिन ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं वो, और एक इनका अपना नेम होता है स्पीशी। जैसे फ्रॉग है, एनिमल्स के नाम लेके, यहाँ तो हमने प्लांट्स डिस्कस किया, एनिमल्स के नाम लेके एक राना टिग्रीना। राना जो है वो इसका जेनरा है, इसमें कोई और स्पीशीज भी आ सकते हैं एम्फीबियंस के, सही है। और यहाँ पे टिग्रीना जो है वो इसका फ्रॉग का अपना स्पीशी का नेम है, खास नाम है फ्रॉग का। अब कैट है, फिलस कैटस, ये कैट का बायोलॉजिकल नेम है। हाउस फ्लाई का क्या नाम है, मुस्का डोमेस्टिका, ये हाउस फ्लाई का। मुस्का जो है वो बहुत सारे इसमें इंसेक्ट्स आ जाएंगे, मगर डोमेस्टिका मीन्स हाउस फ्लाई, जो डोमेस्टिक फ्लाई है। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल नेम रखे जाते हैं। अच्छा, इनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे ये रखे जाते हैं। ये नहीं कि आपने किसी भी एनिमल का कोई भी नाम किसी भी तरीके से रख दिया। तो फर्स्ट रूल है कि जब भी इनको प्रिंटेड होता है, जैसे ये आपकी बुक है, ये कंप्यूटर रिटन है, ये प्रिंटेड है, तो ये इसे टाइप किया गया है, तो जब भी ये लिखा जाएगा प्रिंटेड में, तो इनका नाम इटैलिसाइज किया जाएगा, मतलब इटैलिक में लिखा जाएगा। इटैलिक में थोड़ा सा टेढ़ा करके जो हम लोग लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपने देखा अनियन प्लांट तो जो है वो स्ट्रेट राइटिंग में लिखा हुआ है, सिंपल राइटिंग में, मगर यहाँ पे एलियम सीपा जो लिखा हुआ है वो उसको इटैलिक करके लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से इंसानों का नाम होता है होमो सैपियंस, सही है। इंसानों का क्या नाम है, होमो सैपियंस।
तो अब होमो सैपियन जब लिखा गया इटैलिक में, तो ये इटैलिक में लिखा गया है क्योंकि जब ये प्रिंटेड है। अच्छा, अब जब मैं हैंड रिटन लिखूंगी तो मैं स्ट्रेट लिखूंगी होमो सैपियंस करके, इसके नीचे अंडरलाइन कर दूंगी तो पता चल जाएगा ये बायोलॉजिकल नेम है। सेकेंडली, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज जेनरिक, ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। अच्छा, दो नाम दिए जाते हैं, आपको बार बार बता रही हूँ मैं। एक जेनरा होता है यानी जिस ग्रुप से ताल्लुक रख रहे हैं, और दूसरा नाम इनका अपना स्पीशी का होता है। तो जो जेनरा का नाम होता है, जैसे एलियम है, तो ये फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल रखा जाएगा और सेकंड स्मॉल, सी पर करेंगे, सी स्मॉल है। ऐसे होमो सैपियन जब इंसानों का नाम बायोलॉजिकल रखा गया तो एच कैपिटल है और एस स्मॉल है। अच्छा, जब जब इसको बार बार लिखा जाएगा, जैसे एक दफ़ा तो लिखा जाएगा तो कंप्लीट लिखा जाएगा होमो सैपियंस, मगर जब बार बार आएगा तो फिर उसके बाद एब्रीविएशन लगा दी जाती है। जैसे कि गुलाब का फूल है, रेड रोज, इसका नाम है रोज़ा इंडिका, बायोलॉजिकल नेम है रोज़ा इंडिका, मगर जब बार बार उसी पेज पे हमें रोज़ा इंडिका लिखना है तो हम किस तरह लिखेंगे, R.इंडिका, तो हमें पता चल जाएगा ये रोज़ा इंडिका है। इसे एब्रीवेट कर दिया जाएगा, शॉर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, अब जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स में जो है ना वो उसके पूरे जेनरा नाम देते हैं, स्पीशी का नाम देते हैं, उसके बाद फिर जो है ना साइंटिस्ट का नाम भी लगा दे। जैसे मैंगो प्लांट है, मैग्नीफेरा इंडिका एल, इसका क्या मतलब, मैग्नीफेरा जो है इंडिका जो है ये क्या है, ये तो प्लांट का नाम है, सही है। इंडिका जो है वो मैंगो प्लांट का बताया जा रहा है, मगर सबसे पहले से लीनियस ने डिस्क्राइब किया, तो लीनियस जो है वो क्या हो जाएंगे, इनके साइंटिस्ट हैं तो L. लगा दिया इन्होंने, मीन्स के जो है ये इन्होंने लीनियस ने डिस्क्राइब किया, इनका साइंटिफिक जो नेम है इसके साथ लगा दिया जाएगा। अच्छा, ये पढ़े, इसे जो हाईलाइट किया हुआ, यूज इंटरनेट टू सर्च अ साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, मटर, चना, चाइना रोज एंड डॉग। आप इंटरनेट पे सर्च करें और पोटैटो की जो है वो नाम निकालें कि इसे क्या कहा जाता है, मटर का निकालें बायोलॉजिकल नेम, चाइना रोज का निकालें और डॉग। ये आपका जो है वो असाइनमेंट है, ये आप अपनी कॉपी में डन कर लीजिएगा। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और लास्ट टॉपिक भी है। कंजर्वेशन का क्या मतलब है, कंजर्वेशन माने प्रिजर्व करना, सेव करना, किसी चीज को महफूज करना। किस चीज को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, बायो मीन्स होता है लाइफ और वर्सिटी मतलब इनमें वैरायटी। जैसे मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे पास कोई भी साइंटिफिक टर्म होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, उसमें से ही हमें मीनिंग्स मिल जाते हैं। जैसे कंजर्वेशन माने होता है कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, उसको सेव करना, महफूज करना, और बायो मीन्स होता है लाइफ, डाइवर्सिटी माने वैरायटी ऑफ लाइफ। तो किसको महफूज करना, वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ मतलब एनिमल्स को, प्लांट्स को किस तरह महफूज किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है, कुछ ही ममालिक हैं दुनिया में ऐसे जिस तरह से पाकिस्तान का जो है वो ज्योग्राफी है, यानी कि उनकी ज़मीन है किस तरह है, तो उस पर लैंडस्केप जिस तरीके का है। जैसे हमें यहाँ पे मैदानी इलाके भी मिलते हैं, यहाँ पे हमें डेजर्ट भी मिल जाता है, फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत हैं, जंगलात बहुत हैं, हिल्स है, पहाड़ हैं, प्लेट्यूज हैं, इस तरीके से अरेबियन सी है यहाँ पे। कोस्ट माने वही समंदरी जो सिलसिला चल रहा होता है, कोस्टल एरिया मतलब समंदरी एरिया, यानी कि कराची है जैसे उसमें समंदर है, और फिर बड़े बड़े पहाड़ों के सिलसिले चल रहे हैं, कराक्रम रेंजेस, यानी कि यहाँ पे हर तरीके के। अब जैसे आपको पता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि हर इन्वायरमेंट के अलग स्पीशीज़ होते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स अलग होते हैं, मैदानों में रहने वाले एनिमल्स अलग होते हैं, डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो जिस तरह के जहाँ का इकोसिस्टम होता है उसी तरीके के वहाँ पे स्पीशीज़ होते हैं एनिमल्स और प्लांट के। तो अब इन्होंने कहा कि जो है वो डाइवर्सिटी बताया आपको कि इस तरह की वर्सटैलिटी है पाकिस्तान में एनिमल्स की और प्लांट की। जैसे जैसी जगहें होंगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो वर्सटैलिटी होगी। अच्छा, अब इन्होंने बताया है इसको कंजर्व कैसे किया जाए और किस तरीके से इनको बचाया जाए, क्योंकि हमारे जो वर्सटैलिटी है यानी कि जो वैरायटी है एनिमल्स में, ये ख़त्म होती जा रही है और बहुत ज़्यादा ये इंडेंजर्ड में जा रहे हैं। या फिर दो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, इंडेंजर्ड और जो है
एक्सटिंक्ट किसे कहते हैं? जिसे बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो गई हो, जिनकी यहाँ एक नस्ल का एक भी एनिमल या प्लांट ना हो। और इंडेंजर्ड माने जो यानी कि ख़तरे में हैं। तो पहले तो बताऊंगी कि रीज़न क्या है, इनको क्यों यानी कि कंजर्व किया जाए, क्यों सेव किया जाए, क्या वजह है, किस वजह से बायोडाइवर्सिटी को यानी लाइफ की वैरायटी को। अब मैं आपको बताई थी कि रीज़न क्या है, क्या वजह है जो है वो बायोडाइवर्सिटी को जो है ना वो हम किस तरीके से कंजर्व कर रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी। तो सबसे पहले ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बचाना चाहिए लाइफ को, क्योंकि जो है ये हमें खुद जो है वो इतनी सर्विसेज दे रहे हैं, हमें इतनी रिसोर्सेज दे रहे हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये जो है इनकी लाइफ। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है कि इकोसिस्टम जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मीन्स कि जैसे कि कोई ग्रास लैंड है, वहाँ पे अगर वहाँ पे ग्रासेस हैं, वहाँ पे जो है फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे क्या होगा कि स्पीशीज़ जो है वो आराम से सरवाइव करेंगे, अपने हैबिटेट पे आराम से रहेंगे। हैबिटेट क्या होता है? वो जगह जहाँ पे एक स्पीशीज जो है वो सरवाइव करता है। हर एनिमल का, हर प्लांट का हैबिटेट अलग होता है। जैसे कैमल का हैबिटेट जो है वो डेजर्ट है, फिश का हैबिटेट वाटर है। तो अगर फॉरेस्ट है तो वहाँ पे तम बहुत सारे स्पीशीज़ जो है वो आराम से ग्रो करेंगे और फिर वहाँ पे उनको कोई ख़तरा नहीं होगा, वो आराम से जो है उनकी नस्ल भी बढ़ेगी और इस तरीके से जो है उनका फूड चेन भी चलता रहेगा और कुछ भी इम्बैलेंस नहीं होगा। और अगर हम जो है वो इसे सर्वाइव नहीं करने देते, हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं, तो फिर जो है हमारे वो बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। तो ये रीज़न है कि किस तरीके से जो है वो ख़राब हो जाता है। कोई क्लाइमेट चेंज आ जाता है, फ्लडिंग हो जाती है, एरोजन हो जाता है सॉइल का, तो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। अच्छा, ये ग्राफ आप लोगों को दिखाया गया है, इसमें दो वर्ड्स हैं। सबसे पहले एक एक्सटिंक्ट वर्ड है और दूसरा वर्ड होता है इंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट माने क्या होता है? एक्सटिंक्ट माने होता है वो एनिमल्स, वो प्लांट्स जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, इवन के उनकी नस्ल का एक सिंगल जो है एनिमल या एक सिंगल प्लांट भी इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। और इंडेंजर्ड जो अभी ख़तरे में हैं, जिनकी नस्ल ख़त्म हो रही है, तो उनकी वजह से। तो अब हमें इन्हें सेव करना है। तो मैमल्स के बारे में बताया गया है कि जैसे अब मैमल्स जो हैं वो इतने परसेंट जो है ना वो 5% तक डेंजर्ड में, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत ज़्यादा यानी कि इनको ख़तरात हैं। कितने थोड़े से ख़तरात हैं, 5%। उसके बाद फिर जो है ना वो 5 to 10% जो है ना वो इंडेंजर्ड, कुछ ख़तरे में। और कुछ मैमल्स जो है ना वो काफ़ी हैं, यानी कि वल्नरेबल है, मतलब काफ़ी हैं, इनफ हैं। बर्ड्स जो है वो ये भी इंडेंजर्ड में है, मगर ये क्रिटिकली इनकी जो है वो कम परसेंट है, मैमल से भी कम, और जो है वो इंडेंजर्ड में इतने परसेंट हैं, और जो है इनके लिए इतने काफ़ी। इसी तरह रेप्टाइल सबसे ज़्यादा जो हमारे इंडेंजर्ड में है वो एम्फीबियंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरात हैं। अच्छा, ये होता क्यों है, ये ख़तरे में आते कैसे हैं, ये ख़त्म कैसे हो जाते हैं? जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो अब हमारे पास हैं ही नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे डायनासोर्स हैं। अब डायनासोर्स के बारे में आपने सिर्फ जो है वो सुना है या मूवीज़ में देखा है या उनके स्केचेस देखे। तो डायनासोर्स हमारे साइंसदान कहते हैं कि पहले मौजूद होते थे, हज़ारों साल पहले उनकी हड्डियाँ मिली थी, उनके जो है वो हड्डियाँ जोड़ के जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाया गया, तो पता चला डायनासोर जैसे कोई एनिमल थे। तो अब एक्सटिंक्ट है, अब वो पैदा नहीं होते इस दुनिया में। तो इसी तरीके से जो हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो ख़तरे में हैं, उनकी भी नस्ल ऐसा ना हो कि वो अब ख़त्म ही हो जाए और वो हमें नहीं मिले, तो उनको हमें सेव करना है। अब सेव करने के लिए जो है वो बहुत सारी वजूहात है, किस तरीके हैं कि हम उनको किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग सबसे बड़ी वजह इनके ख़त्म होने की ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन की वजह से, इंसानों की वजह से यही जो है वो ख़तरे में आ जाते हैं, जानवर भी, पौधे भी। और क्या एक्टिविटीज़ हैं ऐसे ह्यूमन बीइंग्स की, तो वो हम एक ग्राफ के ज़रिए देखते हैं। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि शहर बनाना।
अब कुछ एरिया है जो बिल्कुल ही पहले फॉरेस्ट था या वहाँ पे जंगल जैसे कुछ थे, उनको जंगलात को ख़त्म करके शहर बनाना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब ये शहर क्यों बन रहे हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, यानी कि फैक्ट्रीज बन रही हैं। अब वहाँ पे फैक्ट्रीज बना दी जाती हैं तो फिर वहाँ पे और ज़्यादा केमिकल्स जो है वो निकल रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक होते हैं हमारे स्पीशीज़ के लिए। और अच्छा, अर्बनाइजेशन क्यों हो रही है, क्या वजह है? ओवर पॉपुलेशन हो रही है, हमें ज़रूरत है बिल्डिंग्स बनाने की। और फिर ये सब कहाँ अफेक्ट कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। ह्यूमन ने डिफॉरेस्टेशन की हुई है, जंगलात को ख़त्म किया हुआ है। जंगलात को जब ख़त्म कर देते हैं तो फिर क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, प्लांट की लाइफ डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाती है। जब जिस जगह पे जंगलात होते हैं, ये बात याद रखिएगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे नमी बहुत होती है। आप किसी ऐसे एरिया में चले जाएं, जैसे आप अगर सफारी पार्क के करीब से गुजरते हैं तो आपको खुद ब खुद एक ठंडक का एहसास होता है। किसी आप ऐसी जगह से चलें जहाँ पे करीब में पार्क है, तो आपको वहाँ से खुद ब खुद ठंडी हवाएं आएंगी। क्यों आ रही होती हैं? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत होती है, प्लांट्स ही प्लांट्स होते हैं। तो जिस जगह पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉरेस्ट है, वहाँ पे सिर्फ दरख्त ही दरख्त होते हैं, कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ दरख्त ही दरख्त, जंगल ही जंगल। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है हवा में, और फिर जो है वो बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा। अब जब बारिशें नहीं होंगी तो दरख्त सूखेंगे भी, क्लाइमेट चेंज होगा, पौधों की लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। ये सब डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, जंगलात को ख़त्म करने की वजह से। अब क्या हो रहा है? रिजल्ट क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड। लाइफ जो है जिसमें वर्सटैलिटी है, जिसमें तरह तरह के चरिंद परिंदे हैं, जानवर हैं, वो सब अफेक्ट हो रहे हैं। फिर ह्यूमन की एक और एक्टिविटी है पोल्यूशन, यानी कि आलूदगी। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और फिर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? यानी कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्माइश हो गई है। आप जाके नेट पे सर्च करिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और हमारे क्या रीजंस है, ह्यूमन की क्या एक्टिविटीज़ है जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले जा रहे हैं हम सबको। उनकी वजह से बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फ्लडिंग का जो है वो अंदेशा हो रहा होता है। तो ये आप नेट पे सर्च करिएगा कि क्या रीजंस होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, क्या हमने ऐसी एक्टिविटीज़ की हुई हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। आखिर में रिजल्ट क्या? बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड हो रही है। अच्छा, अब उसके बाद आप ओवर हंटिंग देखें। ओवर हंटिंग, हद से ज़्यादा शिकार करना, शिकार और ऐसी चीज़ों को करना जिनकी नस्ल जो है वो बहुत कम है। तो फिर क्या होता है? डायरेक्ट, यानी कि पहले तो आप फॉरेस्ट कर रहे थे ना ख़त्म, पहले आप जो है वो शहर बना रहे थे, तो सबसे पहले आपने दरख्त काटना शुरू किया, डिफॉरेस्टेशन, पूरे के पूरे जंगलात ख़त्म कर दिए, आलूदगी बढ़ा दी। ये सब क्या चीज़ें होती हैं? ये जानवरों और पौधों पे अफेक्ट करती हैं, असरअंदाज होती है। मगर ओवर हंटिंग क्या करती है? वो तो उस चीज़ को ही डायरेक्ट ख़त्म कर देती है, डायरेक्ट किलिंग कर देती हैं वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों की। जब भी तो अब बहुत ज़्यादा शिकार पे पाबंदी लगाई गई है कि जो है तिलोर जो है वो हमारा एक जानवर है पाकिस्तानी, वो ख़त्म हो रहा है, हिरन ख़त्म हो रहे हैं, डेयर्स हमारे पास से ख़त्म हो रहे हैं। तो उनकी शिकार पे पाबंदी इसीलिए लगाई गई है कि ये इनकी नस्ल ही ना ख़त्म हो जाए, और ऐसा ना हो कि हम डायनासोर्स की तरह जो है वो कुछ एनिमल्स को देखते रहें कि ये पहले होते थे और अब नहीं होते। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन की क्या कॉजेज़ हैं, यानी कि क्या वजूहात हैं और क्या असरात हो रहे हैं, ये तो मैंने आपको इस चार्ट के ज़रिए भी बता दिया। डिफॉरेस्टेशन एक्चुअली है क्या, इस लाइन से आपको पता चलेगा। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, दरख्तों का काटना, फॉर द कन्वर्जन फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड, यानी जंगलात को आप ख़त्म कर दें। जिस तरीके से ये दरख्त कटे हुए हैं ये ख़त्म कर दें, तो वो क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, क्यों करी जाती है? वजह क्या होती है? डिफॉरेस्टेशन किस लिए की जाती है? इसलिए की जाती है कि वहाँ पे खुदाई करनी होती है उन्हें, दरख्तों की लकड़ियों से जो है पेपर बनाने होते हैं, अर्बनाइजेशन, शहर बनाने, टिम्बर बनाने, यानी टिम्बर मीन्स जो बांस की जो बांस बनाए जाते हैं दरख्तों को काट काट के, ताकि फिर उनकी बिल्डिंग्स वगैरह में किसी जगह पे वो काम आए। रोड्स बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर बढ़ाई जाती है कि जंगलात काट के वहाँ पे काश्तकारी की जाती है। एग्रीकल्चर बढ़ाने से क्या होता है? मुल्क की जो है वो ग्रोथ बढ़ती है कि उस चीज़ों को वो जो है फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को, तो फिर इस वजह से ये दरख्त काटे जाते हैं।
अच्छा, अब इफेक्ट क्या होता है इनका, रिजल्ट क्या होता है, ग्रेट लॉस इन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो लाइफ की वैरायटी है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है, और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेकर जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, सी लेवल बढ़ जाता है और फिर फ्लड आ जाता है। इसी तरीके से हैबिटेट लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि अब एक शेर है, अगर वो जो है सिर्फ अगर आप एक स्पीशीज़ को देखते हैं, टाइगर को देखते हैं, लॉयन को देखते हैं, अगर वो हैबिटेट में अपने रह रहे, अपने फॉरेस्ट में रह रहे, तो उसकी रहने की जगह ख़त्म हो गई, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उनको जू वाले पकड़ के ले जाएंगे और फिर उनकी इस तरीके से जो ओरिजिनली जो वो जिस तरीके से वहाँ उनकी जनरेशन बढ़ती है वो नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज मैंने आपको बताया था, इंडेंजर्ड क्या होते हैं, खतरे में है, और एक्सटिंक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की पिक्चर है, जैसे लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये गिद्ध है मगर जिनकी लंबी चोंच जो है वो बहुत खतरे में। ग्रीन सी टर्टल, ऐसा नहीं कि हमारी सिर्फ ज़मीन की जो है वो लैंड की ही, डेजर्ट की जो है वो ख़तरे में है, बल्कि सी अंडर वाटर भी जो है वो ख़तरे में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या करते हैं हम अपने समंदर को आलूदा कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मछलियाँ नहीं मर रही होती हैं, वहाँ पे टर्टल्स नहीं होते, वहाँ पे क्रैब्स नहीं होते। इसकी क्या वजह है, क्योंकि हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी जो है वो सी लाइफ भी बहुत मुतासिर हो रही है। तो ग्रीन सी जो है वो भी इंडेंजर्ड स्पीशी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ख़तरे में। स्नो लिपर्ड जो कि बर्फानी चीता, मार्को पोलो शीप, ये जो जिस तरीके की ये वाली शीप है, ये वाली जो भेड़ है जिसकी बड़ी सी सींगें होती है फोड़ हुई, ये यूरोपियन ऑटर जो है ये भी ख़तरे में है। बलूचिस्तान फॉरेस्ट डॉर्माउस, बलूचिस्तान में ये वाला जो चूहा होता है फॉरेस्ट का, ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में। इंडस रिवर डॉल्फिन हमारा बहुत कीमती सरमाया है, ये जो इंडस रिवर डॉल्फिन ये ख़ास डॉल्फिन होती है जो कि सिर्फ दरियाए सिंध में पाई जाती है, इसकी नस्ल बहुत ख़तरे में है। एशियन ब्लैक बेयर की जो है नस्ल बहुत ख़तरे में है। सिंध आइबेक्स मारखोर, ये इसकी भी जो है वो स्पीशी बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड में, यानी कि ये पाकिस्तान में आपको दिखाए गए, ये सिर्फ पूरी दुनिया के नहीं दिखाया गया। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको होल वर्ल्ड के स्पीशीज़ बता दिए जाएंगे कि इंडेंजर्ड कौन कौन से हैं। ये आपकी बुक की समरी है और ये आपकी एक्सरसाइजेस है, मैं आपको फिल करवाती हूँ। अच्छा, आप जब अपनी कॉपी में वर्किंग शुरू करेंगे इस चैप्टर की, तो सबसे पहले आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है और उसके बाद जो मैंने आपको PDF सेंड किया है वो आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। तो नंबर 1 ब्लैंक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या तरीका है आपको एक साइंटिफिक नेम लिखने का, सही तरीका क्या है, इस पर आप ए ऑप्शन में कर दें। सेलेक्ट द मिसमैच, इसमें मिसमैच क्या हो रहा है, प्लांटिटाइडोफाइटा हो रहा है, फंगाई मुकर हो रहा है, या फिर प्रोटिस्टा पैरामीशियम हो रहा है, या एनीमिलिया अमीबा। एनीमिलिया अमीबा पे टिक कर दे डी ऑप्शन पे। 3 आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासीफाई एन ऑर्गेनिज्म, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है एक ऑर्गेनिज्म को, सबसे पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशी। तो ऑप्शन बी पे टिक कर दें आप। नंबर 4 है, ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट, तमाम चीज़ें क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व है एक्सेप्ट सिवाय एनालिगस, होमोलिगस, साइटोलॉजी या जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पे कर दीजिए। इन द टैक्सोनॉमी हायरार्की चूज द टर्म विच encompasses all other in the list, तो इसमें ऑप्शन बी पे कर दीजिए आप स्पीशीज वाले पे। इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम मेटाफिटा इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एल्गी पे टिक कर दीजिए। इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस प्लेस इन, वायरस कहाँ आता है, नन ऑफ दिस, किसी इसमें नहीं आता। बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट, फेलिस कैट, इस पे कर दीजिए। मेंबर ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक, फंगाई पे टिक कर दीजिए ऑप्शन डी पे। बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड विद, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, किस वजह से अफेक्ट होती है, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, तमाम वजूहात हैं, तो तीनों पे टिक कर दीजिए ऑप्शन डी।
fill in the blanks. Degree of variation within or among the species exists on different region of the earth called biodiversity. Number 2, dash species are given scientific name each. Dash structure have different function but physiology but having similar internal architecture. Analogous structure, analogous, analogous structures. Number 4, science of classification is called taxonomy. Number 5, most protists are aquatic, पानी में रहने वाले होते हैं. Number 6, fungi are calophyllous and absorptive living organism. Number 7, virus is non-cellular obligate parasite. Number 8, scientific name of any organism should be italicized when printed. Number 9, cutting down of trees called deforestation. Number 10, animal which are at the risk of extinction in future called endangered. ये आपको अपनी कॉपी में एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. देन फॉर डिफाइन डेफिनेशंस मैंने इन टर्म्स की आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप उनको अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे. टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.